नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। झारग्राम में अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना, बोले गुंडागर्दी की वजह से रुका पश्चिम बंगाल का विकास। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के झारग्राम में बीजेपी की रैली में शामिल नहीं हुए और उन्होंने रैली को वर्चुअली संबोधित किया। हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी आने के बाद यह फैसला लिया गया। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा, ध्रुवीकरण की वजह से राज्य में विकास बर्बाद हो रहा है। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं झारग्राम में प्रचार करने के लिए आने वाला था। दुर्भाग्य से मेरा हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया और मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाया। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में टीएमसी सरकार ने बंगाल को नए मुकाम पर पहुंचाया है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा, ध्रुवीकरण, हिंदुओं और SC/ST को अपने त्योहारों को मनाने के लिए अदालतों में जाना पड़ा है। इस तरह की स्थिति वह राज्य में लाए हैं जिससे राज्य में विकास बर्बाद हो रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी का नामांकन रद्द कराने की मांग लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। कहा दीदी ने अपने ऊपर दर्ज 6 केस छिपाए। जी हां दोस्तों, नंदीग्राम सीट से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के नामांकन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोमवार को नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत कर ममता बनर्जी का पर्चा रद्द करने की मांग की है। शुभेंदु ने कहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ 2018 में 5 क्रिमिनल केस दायर हुए थे। एक मामला CBI के पास लंबित है, लेकिन उन्होंने अपने नामांकन में इसका जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने इन 6 मामलों को छिपाया है। उधर चुनाव आयोग ने IPS ज्ञानवंत सिंह को ममता बनर्जी का सुरक्षा निर्देशक नियुक्त किया है। एक दिन पहले रविवार को आयोग ने उनके सुरक्षा निर्देशक के पद से विवेक साय को हटाया था। नंदीग्राम में हुई दुर्घटना के कारण साय को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना केस, नागपुर में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण फिर से लोगों को अपनी चपेट में लेने लगा है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले सबसे ज्यादा देखने में आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र के नागपुर में 21 मार्च तक लॉकडाउन लागू हो गया है। नागपुर के अलावा महाराष्ट्र के कई जिलों में भी नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा दिया गया है। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिसकी वजह से सुबह से ही यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कें सुनसान पड़ी हैं। लोगों की बिना वजह आवाजाही को रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि शहर में पुलिस गश्त कर रही है। जो लोग सड़कों पर बेवजह बाहर निकल रहे हैं या कोविड मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे, अकोला, परभणी और औरंगाबाद जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। परभणी में बीते शुक्रवार 12 मार्च से 15 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया था। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने का विचार नहीं। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों को गुड्स और सर्विस टैक्स के दायरे में लाने की चर्चा के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि अभी क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस को GST के तहत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सोमवार को वित्त मंत्री ने कहा कि इस बारे में GST काउंसिल की तरफ से अभी कोई सुझाव नहीं मिला है। सही समय पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए GST परिषद की सिफारिश जरूरी है। अब तक परिषद ने ऐसी कोई अनुशंसा नहीं की है। किसी भी चीज पर GST लगाने या हटाने या उसकी दरों में बदलाव करने के लिए GST परिषद में फैसला लिया जाता है। इसमें सभी राज्य के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। देश के वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अगर फ्यूल को जीएसटी के तहत लाया जाता है तो देश में पेट्रोल की कीमत घटकर 75 रुपये और डीजल 68 रुपये प्रति लीटर पर आ सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द, नई तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, पंजाब सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव किया है। पंजाब शिक्षा विभाग के मुताबिक 9 अप्रैल से शुरू होने वाले 10वीं बोर्ड एग्जाम और 22 मार्च से होने वाले 12वीं के एग्जामों को आगे के लिए टाल दिया गया है। इन एग्जाम की नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। राज्य शिक्षा विभाग के मुताबिक पंजाब में अब 10वीं के बोर्ड एग्जाम 4 मई से 24 मई तक आयोजित किए जाएंगे। वहीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम 20 अप्रैल से 24 मई तक आयोजित किए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम की नई डेट शीट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, कोरोना महामारी के फिर से सक्रिय होने के कारण बोर्ड एग्जाम को 1 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। राज्य में 12वीं की परीक्षाएं पहले 22 मार्च से शुरू होनी थी, अब 20 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं 10वीं के एग्जाम 9 अप्रैल से शुरू होने थे, जो कि अब 4 मई से आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सप्ताह भर चले हंगामे के बाद सरकार ने लोकसभा में पेश किए 5 बिल। जी हां दोस्तों, सदन में 1 सप्ताह तक चले हंगामे के बाद सोमवार को लोकसभा का कामकाज सुचारू रहा, जिसमें सरकार को 5 विधेयकों को पेश करने का मौका मिला। इन बिलों में एक ऐसा भी बिल शामिल है जो बच्चों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। इस विधेयक में दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक 2021 को शामिल किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 को संशोधित किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने सदन में यह विधेयक पेश किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन के लिए खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया। कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट 1998 में संशोधन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बिल 2021 भी पेश किया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिलाया भरोसा, कहा LIC IPO से किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। जी हां दोस्तों, LIC के IPO पर विपक्ष के सवालों का सरकार ने जवाब दिया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के नामा नागेश्वर राव के पूरक प्रश्नों का जवाब वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया। अनुराग ठाकुर ने साफ कर दिया है कि LIC के IPO से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। मोदी सरकार का दावा है कि LIC के IPO से निवेशक और LIC दोनों को फायदा होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि IPO लाने की प्रक्रिया आरंभ हुई है। जब उचित समय आएगा तो उस समय बता दिया जाएगा कि इसकी बाजार में कीमत कितनी है। बाजार में इसकी कीमत बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें, यह कोशिश है। संसद के अलावा सरकार के मंत्री मीडिया में भी कई बार कह चुके हैं कि LIC के IPO से रोजगार की कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है नेशनल हाईवेज पर चलना। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल से आपके ऊपर महंगाई का और बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल के रेट में करीब 5% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके साथ ही जो लोग टोल प्लाजा के लिए मंथली पास बनवाते हैं उनके ऊपर भी 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, NHAI हर फाइनेंशियल ईयर में टोल टैक्स को बढ़ाता है। ऐसे में इस साल भी NHAI नेशनल हाईवेज पर चलने के लिए टोल टैक्स को बढ़ाने वाला है। टोल प्लाजा पर 5% की बढ़ोतरी का सीधा असर सड़क से सफर करने वालों पर पड़ेगा, क्योंकि सभी राज्यों के परिवहन विभाग किराया महंगा कर देंगे। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा, जिससे सब्जी, फल और दूध जैसी जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नोटा को ज्यादा वोट मिले तो सभी उम्मीदवार हो खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राइट टू रिजेक्ट के मुद्दे पर दायर हुई याचिका के बाद केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि किसी जगह पर अगर नोटा को कोई अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिले तो वहां पर चुनाव को रद्द किया जाए
और वहां पर दोबारा इलेक्शन कराए जाए। आपको बता दें दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SS बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्रीय कानून मंत्रालय और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस बेंच में CJI के अलावा जस्टिस AS बोपन्ना और V राम सुब्रमण्यम भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने याचिका का पक्ष रखा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। धूल भरी आंधी से चीन में हाहाकार, भूरा पीला हुआ बीजिंग का आसमान, एक दशक में सबसे बुरा हाल। जी हां दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग में सोमवार को एक दशक के अंदर सबसे भयानक धूल भरी आंधी और तूफान आया है। इससे बीजिंग का आसमान गहरे भूरे पीले रंग का हो गया। शहर में अंधेरा सा छा गया। आंधी की वजह से शहर के कई इलाकों में दिन में लाइट जलानी पड़ी। बीजिंग में वायु गुणवत्ता स्तर 1000 को पार कर गया, जिससे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा घातक बताया है। सिर्फ 2 हवाई अड्डों पर ही 350 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं, जबकि कई लेट से चल रही है। आंधी आने पर बीजिंग के लोगों ने खुद को बचाने के लिए गॉगल्स, मास्क और हेयर नेट्स पहन लिए। कई इलाकों में CCTV कैमरों में धूल और रेत भरी आंधी की तस्वीरें कैद हुई है। सरकार ने फौरन सभी स्कूलों को आउटडोर गेम बंद करने के आदेश दिए और लोगों से अपील की कि जिन्हें सांस की बीमारी है वे लोग घरों के अंदर ही रहे। कई राजमार्गों को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। म्यांमार में सेना ने पार की क्रूरता की हदें। चीनी फैक्ट्री में आग के बाद फायरिंग में 70 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद से ही हालात बेकाबू हो गए हैं। रविवार को यंगून इलाके में प्रदर्शनकारियों ने एक चीनी फैक्ट्री में आग लगा दी, जिसके बाद म्यांमार की सेना ने खुलेआम गोलियां बरसाई। इस गोलीकांड में अब तक 70 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। बीते 6 हफ्तों से जारी प्रदर्शन का यह अब तक का सबसे खतरनाक एक्शन रहा। यंगून की गोलीबारी में 51 लोगों की जान गई, तो उससे अलग अलग शहरों में भी 19 लोग रविवार को ही अपनी जान गंवा बैठे। म्यांमार के एक संगठन के मुताबिक अभी तक के प्रदर्शन में मारे गए लोगों की संख्या 125 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चाइना के खिलाफ और सख्त हुआ अमेरिका। हुवेई सहित 5 कंपनियों को बताया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। जी हां दोस्तों, चीन के साथ लगातार बिगड़ते रिश्तों के बीच अमेरिका ने एक और सख्त कदम उठाया है। अमेरिका ने चीन की 5 कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है। इन कंपनियों में हुआवे भी शामिल है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन और होमलैंड सिक्योरिटीज ब्यूरो ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें उन कंपनियों के नाम है जो संचार के उपकरणों के मामलों में विश्वसनीय नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, लिस्ट में शामिल 5 कंपनियों को उपकरण और सर्विस दोनों के लिए ही विश्वसनीय नहीं माना गया है। FCC का कहना है कि लिस्ट में शामिल कंपनियां अमेरिका और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। इन कंपनियों पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के इस कदम से चीन का पारा चढ़ना लाजमी है। FCC ने एक बयान जारी कर बताया कि जिन कंपनियों को लिस्ट में शामिल किया गया है उनमें चीन की संचार क्षेत्र की बड़ी कंपनी हुआवे, ZTE, हेट्रा कम्युनिकेशन, हैंगजो हिंग विजन डिजिटल टेक्नोलॉजी और दाहुआ टेक्नोलॉजी शामिल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मंदिरों पर सरकारी कब्जे के खिलाफ मैदान में उतरे सद्गुरु जग्गी वासुदेव, चलाया कैंपेन। जी हां दोस्तों, आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने तमिलनाडु में राज्यव्यापी अभियान चलाया है। इसके तहत उन्होंने सरकार और अन्य राजनीतिक पार्टियों से मांग की है कि सरकार राज्य के 44,121 मंदिरों पर से अपना कब्जा छोड़ दे। उन्होंने कहा है कि सरकारी कब्जे की वजह से हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत खत्म हो रही है। मंदिर खस्ताहाल हो गए हैं। सरकार न तो उनका ख्याल रख रही है और न ही इन मंदिरों के उद्धार के लिए कोई कदम उठा रही है। ऐसे में उन्होंने राज्य के निवासियों से अपील की है कि वो राज्य सरकार व अन्य राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनाएं कि वो राज्य के इन मंदिरों को लेकर क्या रोड मैप बना रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। लद्दाख में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है।
पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हिमपात का भी अनुमान जताया गया है। सिक्किम और असम में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहने की उम्मीद है। वहीं 17 मार्च से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना देखी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों हाजिर भाव में सोने एवं चांदी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सोने के भाव में 61 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे दिल्ली में सोने का मूल्य चढ़कर 44,364 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पिछले सत्र में 10 ग्राम सोने का भाव 44,303 रुपए पर रहा था। इसी तरह चांदी की कीमत में 162 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे दिल्ली में चांदी की कीमत 66,338 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 66,176 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से पैसा निकालने और जमा कराने पर देना होगा चार्ज। जी हां दोस्तों, अगर आपका अकाउंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से पैसे जमा कराने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। यानी अगर आपके ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी तभी यह चार्ज देना होगा। अगर IPPB में आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो हर महीने 4 बार पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर मिनिमम 25 रुपया कुल वैल्यू का 0.50% चार्ज के रूप में काटे जाएंगे। यह पैसा जमा करने पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। वहीं अगर सेविंग्स या करंट अकाउंट की बात करें तो हर महीने 25,000 रुपए तक निकालने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके बाद कुल वैल्यू का 0.50% या कम से कम 25 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन देना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑटो बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट से लुढ़का शेयर बाजार। सेंसेक्स 397 अंक गिरा। निफ्टी 14,929 पर हुआ बंद। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजारों में आज तेज गिरावट देखी गई। बम्बई शेयर बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आज लाल निशान पर बंद हुए। BSE का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को 0.78% यानी 397 अंक गिरकर 50,395.08 पर बंद हुआ। वहीं NSE के निफ्टी में 101.50 अंक यानी 0.68% की गिरावट दर्ज की गई और ये 14,929.50 अंक पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी IT 0.56% यानी 143.75 अंक की बढ़त के साथ 26,032 अंक पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोनू सूद 1 लाख लोगों को देंगे नौकरी। जी हां दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो फिल्म अभिनेता सोनू सूद आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। सोनू सूद जरूरतमंद लोगों के लिए एक बार फिर मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। सोनू सूद ने 1 लाख लोगों के लिए रोजगार की खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है। सोनू सूद ने नई नौकरियों के अवसर लिखते हुए अपने इस महत्वपूर्ण योजना को लोगों तक ट्वीट पर शेयर किया है। अभिनेता सोनू सूद ने इस ट्वीट में बताया है कि उन्होंने 1 लाख लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था की है। साथ ही इस ट्वीट में उन्होंने यह भी बताया है कि अपने इस काम के जरिए वह अकेले 5 साल के अंदर करीब 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने की योजना पर काम कर रहे हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राजधानी कौन सा शहर था? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।